सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तृतीय इकाई से अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय आधारित अधिगम को आकलन को पढ़ाने से पहले मैं आपको अधिगम पर केंद्रीकरण क्या होता है वो मैं बताऊंगी। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में कर दी थी। अधिगम पर केंद्रीकरण का सामान्य अर्थ होता है कि अधिगम पर पूर्ण ध्यान। अगर छात्रों का अधिगम पर पूर्ण ध्यान होगा तभी जाके वह विषय वस्तु को समझ पाएंगे तथा अपने जीवन में उतार सकेंगे। यानी कि विषय वस्तु को वह ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तथा अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे। इसलिए छात्रों का विषय पर केंद्रीकरण करवाना एक शिक्षक का परम दायित्व है। शिक्षक को क्या क्या अपने व्यवहार अपने पाठ योजना में किन किन चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा कि बच्चे का या छात्र का विषय वस्तु के प्रति केंद्रीकरण हो, यानी कि छात्र का विषय वस्तु के प्रति पूर्ण ध्यान हो। तो सर्वप्रथम आता है अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर जो शिक्षक अपने छात्रों को जिस विषय वस्तु का अध्ययन करवा रहा है, तो सर्वप्रथम शिक्षक को छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना पड़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को बोलना पड़ेगा कि आज जो विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं उनका उनके जीवन में बहुत उपयोग है, यह उनके लिए सीखना बहुत आवश्यक है। अगर वो सीखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तथा समझेंगे तो वो अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे तथा जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकेंगे। इसलिए सर्वप्रथम छात्रों को सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करवाने का प्रयास एक शिक्षक को करना चाहिए। आगे आता है अधिगम कार्यों की उपयोगिता। अधिगम कार्यों की उपयोगिता होनी चाहिए। जैसे कार्यों की उपयोगिता, अगर शिक्षक उनको गणित से संबंधित इकाई पढ़ा रहा है, इकाइयों का अध्ययन करवा रहा है, जैसे किलोमीटर सिखा रहा है, मीटर सिखा रहा है, किलोग्राम सिखा रहा है, तो छात्रों को बोलना पड़ेगा कि अगर तुम किलोमीटर का प्रश्न हल कर लोगे या तुम इस सवाल को सोल्व कर लोगे तो तुम स्वयं ही अपने घर पर जो चलने वाली गाड़ियां हैं और तुम यात्रा करते हो तो तुम स्वयं आकलन कर सकते हो कि तुमने कितने किलोमीटर की यात्रा की। या अगर तुम मीटर का ज्ञान सीखोगे तो तुम अपनी जो कपड़े हैं या जो भी है उसकी आप आसानी से नाप ले सकोगे। इसके अलावा तुम किलोग्राम को सीखोगे तो तुम सब दैनिक जीवन में जो सब्जी खरीदते हैं या ग्रोसरी की शॉप से हम सामान खरीदते हैं तो तुम स्वयं भी हिसाब लगा सकोगे। इसलिए हर कार्यों की उपयोगिता छात्रों को बताना पड़ेगा शिक्षक को। तो अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिगम कार्यों की उपयोगिता का होना ज़रूरी है। आगे आता है अधिगम के लिए कक्षा कार्यों का महत्व, यानी कि छात्रों को कक्षा कार्यों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनको कक्षा की सजावट, उनको कक्षा की व्यवस्था, उनको कक्षा की स्वच्छता आदि पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि तुम अगर कक्षा की सजावट सुंदर तरीके से कर सकोगे, कक्षा में सफाई रख सकोगे, तुम टेबल चेयर को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकोगे तो तुम अपने घर पे भी ये काम इजी वे में कर सकोगे, आसानी से कर सकोगे तथा स्वयं अपने घर का कार्य में तुम माता पिता की मदद कर पाओगे। और इसके अलावा तुम स्वयं अपनी कक्ष की भी अपने कक्ष को व्यवस्थित सजावट कर सकोगे। इसलिए अधिगम के लिए कक्ष के कार्यों का महत्व होना बच्चों को कक्ष के कार्यों के द्वारा उनको दैनिक जीवन के कार्यों से जोड़ना पड़ेगा। आगे आता है रुचि विकसित होना, यानी कि कोई भी कार्य तभी जाके बच्चे अधिगम कार्य कर पाएंगे जब बच्चों में सर्वप्रथम रुचि हो। अगर रुचि नहीं है तो बच्चों का ध्यान अधिगम के प्रति नहीं लगता है। वो कितना ही देख ले, कितना ही सुन ले, लेकिन उनके माइंड में कुछ नहीं बैठता। इसलिए छात्रों में सर्वप्रथम रुचि विकसित करवाना ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को रुचि डेवलप कराने के लिए सर्वप्रथम उनको कहानी सुनाओ, कविता सुनाओ, पहेली सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, उनको कोई वास्तविक अनुभव दो
तो बच्चे उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, उनमें रुचि स्वतः ही विकसित हो जाएगी। इसके अलावा जो उच्च कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको क्षेत्र भ्रमण करवाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें वास्तविक खेतों में, मैदानों में ले जाना चाहिए। इसके अलावा प्रयोग के द्वारा उनमें रुचि जागृत की जा सकती है। इसलिए अनेक ऐसी शिक्षण विधियाँ है जिसको एक शिक्षक को अपने दैनिक कक्षा में उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण बच्चों में रुचि विकसित हो। आगे आता है प्रेरणा का उत्पन्न होना। कोई भी कार्य तभी जाके सफल होगा जब बच्चे स्वतः प्रेरित हो। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। बच्चों में आंतरिक प्रेरणा मुश्किल से जगती है क्योंकि बच्चों का जो मन होता है वो बड़ा चंचल होता है, लेकिन हम बाहरी प्रेरणा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कक्षा में 2 ग्रुप बना दिया जाए बच्चों के, तो जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा असक्षम है तो उनको बोलना चाहिए कि इस बच्चे ने कितना अच्छा कार्य किया है, तुम भी अच्छे बच्चे बन सकते हो, तुम भी इससे आगे बढ़ सकते हो। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करना पड़ेगा। प्रेरित करवाने के लिए उनको कुछ पुरस्कार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो पुरस्कार से भी बच्चे प्रेरित होते हैं। इसलिए प्रेरणा का होना या प्रेरणा का जगाना एक शिक्षक का परम दायित्व है। आगे आता है अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। अधिगम परिस्थितियों का निर्माण यानी कि बड़ी कक्षा में है। बड़ी कक्षा में अगर कुछ जनरल क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से छात्र विषय वस्तु को प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से होगी, तो छात्र उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। यानी कि परिस्थितियों का निर्माण करना, किसी प्रयोग के द्वारा भी वह अधिगम परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा कोई नाटक है, कोई रोल प्ले है, कोई महापुरुषों की जीवनी है, इस तरह से एक वास्तविक परिस्थितियों का निर्माण करके शिक्षक छात्र को पढ़ाई या अधिगम के प्रति इन्वॉल्व कर सकता है। आगे आता है पृष्ठपोषण का विकास। पृष्ठपोषण का विकास बच्चों पढ़ाने से पहले भी होता है और पढ़ाने के मध्य भी होता है और पढ़ाने के बाद भी होता है। पढ़ाने से पहले हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि सभी छात्र होशियार हैं, सभी अलग अलग प्रतिभा के धनी हैं और सभी बच्चे, मेरे सभी छात्र आसानी से पाठ को पढ़ लेंगे। तो छात्र स्वयं प्रेरित होते हैं, उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि सर ने मेरी तारीफ़ की है, तो वो अंदर से मोटिवेट होते हैं। पढ़ाने के मध्य जैसे वो अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे प्रश्नों का आंसर दे रहा है, तो हम उसको गुड, वेरी गुड आदि शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। और पढ़ाने के बाद भी हम इन चीज़ों का जैसे क्लैपिंग करवा के, फूल फ्लावर बना के हम उन बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। तो इसलिए जो पृष्ठपोषण है वह पढ़ाई मतलब अधिगम करवाने से पहले भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और पश्चात भी हो सकता है। योग्यता के अनुसार अधिगम करवाना, यानी कि प्रत्येक बालक होते हैं वो अलग अलग प्रतिभा के धनी होते हैं, सब में अपनी अपनी योग्यता तथा क्षमता होती है। तो सर्वप्रथम जो शिक्षक होता है उसको विभिन्न छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान करना आवश्यक है और योग्यता के आधार पर ही उनको शिक्षण अधिगम करवाना चाहिए। यानी कि 7th क्लास का बच्चा है तो उसको हम 12th क्लास का कंटेंट पढ़ाएंगे तो वह उसकी समझ में नहीं आएगा, और एक 9th क्लास का बच्चा है उसको हम 6th क्लास का विषय वस्तु पढ़ाएंगे तो भी उनके लिए आसान नहीं रहेगा। इसलिए योग्यता के अनुसार प्रत्येक छात्र को शिक्षण अधिगम करवाना चाहिए। शिक्षण अधिगम करवाने के लिए पहले शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का जांच या निरीक्षण करना पड़ेगा और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा। आगे आता है सकारात्मक व्यवहार। सकारात्मक व्यवहार यानी कि हर कार्य के प्रति अगर शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनमें प्रतिभा जगाएंगे
उनका साथ देंगे तो बच्चों के दृष्टिकोण शिक्षक के प्रति जो होगा वो सकारात्मक रवैया उत्पन्न होगा। बच्चे जो जानेंगे वह छात्र ये समझेंगे कि मेरा शिक्षक मेरी बात सुनता है, इसलिए शिक्षक के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होगा तथा छात्र स्वयं अनुशासित रहेंगे। इसलिए सर्वप्रथम सकारात्मक व्यवहार एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति होना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार होने से ही संप्रेषण की क्रिया आसानी से होती है और बच्चे अपने भावों और विचारों को अपने शिक्षक के सामने व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि जो उनके अंदर चल रहा है तो बेझिझक अपने शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा आता है उचित संप्रेषण, यानी कि कक्षा में उचित संप्रेषण होना आवश्यक है। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि पहले जो पद्धति थी शिक्षा की वह गुरु केंद्रित थी, लेकिन आज छात्र केंद्रित थे। पहले गुरु बोल देता था तो उसको शिष्य को पालन करना पड़ता था, वह बीच में तर्क वितर्क नहीं कर सकता था, यानी कि शिक्षक ने जो ज्ञान दिया था उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता था, उसको रट्टम रट्टा करना पड़ता था। लेकिन अभी यह पद्धति नहीं है, अभी छात्र केंद्रित है। छात्र को भी साथ में लेकर एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवाता है, छात्र की सुनता है, छात्र के अंदर क्या चल रहा है, छात्र उस विषय वस्तु के बारे में कितना सोचता है। तो इस तरह संप्रेषण क्रिया होती है, तभी जाके वह शिक्षण अधिगम प्रभावी होता है। इसलिए दोनों के मध्य प्रभावी संप्रेषण होना आवश्यक है। आगे आता है चिंतन व तर्क। चिंतन व तर्क बच्चों में समस्या के प्रति उनका ध्यान केंद्रित कर देते हैं, यानी कि शिक्षकों को भी समस्या अपने बच्चों को, बड़े बच्चे जो होते हैं, बड़े छात्र जो होते हैं, उच्च कक्षा के जो छात्र होते हैं, तो उनके समक्ष कोई न कोई प्रश्न उनके समक्ष प्रस्तुत करें तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा वाद विवाद, वार्तालाप, निबंध, है ना, स्वयं का विचार, इस तरह की वो प्रतियोगिता का आयोजन करवाए, कक्ष में करवाए, ताकि वह अधिगम के प्रति जो विषय वस्तु जो पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में वह सोचे कि ये क्या है, ये मेरे जीवन में कैसे उपयोगी है। तो एक छात्र उस चीज़ को सोचने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए शिक्षण अधिगम करवाने के लिए बच्चों को चिंतन व तर्क से जोड़ना ज़रूरी है। आगे आता है अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता। अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता यानी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसको अपनी गतिविधियां चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनको विषय वस्तु के बारे में शिक्षक अवगत कराए और छात्र को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आज वह शिक्षक से वह चीज़ पढ़े। तो शिक्षक अगर स्वतंत्रता देगा तो ही तो छात्र अपने विषय चयन में शिक्षक के प्रति सकारात्मक दृष्टि रख के वह शिक्षक के समक्ष बोल सकता है कि मुझे आज इस विषय के बारे में या इस प्रकरण के बारे में आप पढ़ाइए। तो कभी कभी शिक्षक को अपने छात्रों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह क्या पढ़ना चाहते हैं, वो आज किस विधि से पढ़ना चाहते हैं आगे, है ना। तो इस तरह से अधिगमकर्ता को यानी कि छात्र को स्वतंत्रता भी देना एक शिक्षक का परम दायित्व है। आगे आता है छात्रों में व्यापक समझ, यानी कि जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है तो वो छात्र उस विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान करे, यानी कि छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए कि यह उसके जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, क्यों महत्व का है, इससे उसके आने वाला भविष्य कैसे सुनहरा हो सकता है। तो इस तरह उस विषय वस्तु को सीखने से उसमें क्या क्या प्रगति हो सकती है, क्या क्या उसका व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, तो उस विषय वस्तु के प्रति छात्र में व्यापक समझ उत्पन्न होनी चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही, वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये था हमारा अधिगम पर केंद्रीकरण। अधिगम पर केंद्रीकरण कराने के लिए यानी ध्यान आकर्षित कराने के लिए, यानी विषय वस्तु
तरफ बच्चों का या छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक को अनेक टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, ताकि वह उन बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि विकसित हो और वह अधिगम क्षमता उनकी विकसित हो सके। इसलिए अधिगम क्षमता विकसित हुई तभी जाके वो जो कक्ष है वह उपयोगी तथा बच्चों के भावी जीवन के लिए सार्थक बनती है। इसलिए अधिगम पर केंद्रीकरण कराना एक शिक्षक का परम दायित्व होता है। इसलिए आज इस वीडियो में हमने पढ़ा, इसको मैं पुनः रिवाइज करवाती हूँ कि अधिगम पर केंद्रीकरण कराने के लिए अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करवाना चाहिए। अधिगम की उपयोगिता छात्रों को बतानी चाहिए कि आपके भावी जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। इसके अलावा अधिगम के लिए कक्षा कार्यों का महत्व, यानी कि कक्षा के कार्यों में भी छात्रों को इन्वॉल्व करना चाहिए। रुचि विकसित कराने के लिए उन बच्चों को एक वातावरण निर्मित करना पड़ेगा। बच्चों की जो इस विषय पे रुचि होती है, जो क्रिया वो ज़्यादा चाहते हैं, जो गतिविधियाँ ज़्यादा चाहते हैं, तो उसके माध्यम से एक शिक्षक को रुचि विकसित करवानी पड़ेगी, प्रेरणा उत्पन्न करवानी पड़ेगी। चाहे बाहरी प्रेरणा उत्पन्न करवाए, चाहे आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करवाए। अधिगम परिस्थितियों का निर्माण कराए, छात्रों के समक्ष कोई भी तथ्य विचार प्रस्तुत करे ताकि वह सोचने के लिए बाध्य हो जाए और अधिगम परिस्थितियों का स्वाभाविक रूप से निर्माण हो सके। इसके अलावा पृष्ठपोषण, यानी कि बच्चों को यानी कि अधिगम करवाने से पहले, मध्य में और बाद में शिक्षक के द्वारा समय समय पर पृष्ठपोषण का सिद्धांत निर्मित करना चाहिए। आगे आता है योग्यता के अनुसार अधिगम, यानी कि योग्यता व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम करवाए। सकारात्मक व्यवहार, यानी कि बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए, प्रेम युक्त होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, एक मार्गदर्शक की तरह होना चाहिए। आगे आता है उचित संप्रेषण के लिए छात्र तथा शिक्षक के मध्य में कक्ष में उचित वार्तालाप होना चाहिए, अंतर्क्रिया होनी चाहिए। बच्चों के जो विचार है उसको शिक्षक द्वारा समझे जाने चाहिए। चिंतन एवं तर्क के द्वारा बच्चों में समस्या को देकर या प्रश्न को देकर बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर देना चाहिए, ताकि उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता, यानी कि जो भी प्रकरण वह चाहता है, जो भी गतिविधियाँ चाहता है, तो कभी कभी छात्रों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आगे आता है छात्रों में व्यापक समझ, यानी जो विषय वस्तु बच्चों ने पढ़ी है उसके बारे में छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए, व्यापक समझ पैदा होनी चाहिए कि जीवन में वह क्रिया या वह विषय वस्तु उसके लिए कितनी उपयोगी होने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही, वापस शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।